जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास के आंसर सर्विसेज में। आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम लोग 9 चैप्टर के बारे में। और दोस्तों इसमें कुल 10 चैप्टर ही था 7 क्लास का हिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग 8 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज 9 चैप्टर पढ़ेंगे और दोस्तों फिर उसके बाद बस एक चैप्टर हम लोगों को बच जाएगा, तो वो भी हम कंप्लीट आप लोगों को करवा देंगे। तो दोस्तों इसमें पढ़ना है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण के बारे में। पीछे दोस्तों हम लोग ईश्वर के अनुराग के बारे में पढ़े थे, तो ईश्वर से अच्छा अनुराग था उस समय भी। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में। देखिए यहाँ पे इसका डिस्कस दिया है, कुछ पढ़ते हैं। बोल रहा है लोगों के वर्णन करने का एक सामान्य सबसे समान तरीका है कि उसकी बोलचाल में, भाषा में उसे उन्हें परिभाषित करना। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम परिभाषित करते हैं तो उसका समान तरीका वही होता है कि उसका वर्णन कर रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़ीसा कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़ीसा मतलब उड़िया भाषा बोलने वाला है। भाषा वो क्या करता है, बोलता है। और तमिलनाडु या उड़ीसा में जो है रहता है, यानी कि जो तमिल है तो तमिलनाडु में रहता होगा, तमिल भाषा बोलता होगा। उड़िया है, इसका मतलब है कि उड़ीसा में रहता होगा, उड़िया भाषा बोलता है। तो इस तरह के अंदाजा हम लोग लगाते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत या चित्रकला से भी जोड़ देते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतर से अस्तित्व है। तो एक कोई मतलब अभी नया नया नहीं है, एक युगों से ऐसा होता आ रहा है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। तो ऐसा नहीं है, ये सब जो है धीरे धीरे बदलता रहता है। कहीं का भोजन, वस्त्र और मतलब पीछे से भी बहुत कुछ जुड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसमें बदलाव भी होते रहते हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रकृति से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो चेर और मलयालम आपको समझ में आ रहा होगा। महोदयपुरम के चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य के हिस्सा है। तो पहले की बात बता रहा है, कौन है, महोदयपुरम। चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में जो पड़ता है, वो आजकल केरल का जो भाग है, केरल राज्य, वहीं पे पड़ता था महोदयपुरम। वो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, और शासकों ने मलयालम भाषा में लिपि का प्रयोग और अपने अभिलेखों में भी जो है इसका प्रयोग किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरण में से एक है। तो क्षेत्रीय भाषा में दोस्तों सबसे पहले इसी भाषा का प्रयोग हुआ था। वो कौन था, मलयालम भाषा था, और वो केरल के क्षेत्र में बोली जाती है। और दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, महोदयपुरम पहले नाम था वहाँ पे उस जगह का, ठीक है। अब यहाँ पे मलयालम का एक अभिलेख दे रहा है, देखिए उसमें भी मलयालम भाषा का जो प्रयोग हुआ था। तो इस तरह से मलयालम भाषा थी, मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अभिलेख में भी किया गया था। तो यहाँ पे एक अभिलेख उसका दे रहा है। बोल रहा है साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराएं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, और संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है। तो वहाँ का जो रंगमंच था, मंदिर का रंगमंच, वो संस्कृत महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी थी। मतलब कि मलयालम भाषा जो संस्कृति की लगभग 12वीं शताब्दी में बताई, मतलब कि मलयालम भाषा जो थी आमतौर पर 12वीं शताब्दी की भाषा थी, जो मुख्य रूप से किसका ऋणी है, संस्कृत का ऋणी है। यानी कि संस्कृत से ही जो है मतलब उसका अनुवाद किया गया होगा, या संस्कृत से ही उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो इस तरह से उसका जो है संस्कृत का ही मलयालम ही जो है ऋणी समझा जाता है। फिर भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम एक ग्रंथ का नाम है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय पर मन्नी प्रमाणम शैली में लिखा गया है। तो इसका शैली क्या है, एक ग्रंथ है दोस्तों लीला तिलकम। तो इसका लीला तिलकम का जो मतलब क्या है, शैली है लिखने का, वो मन्नी प्रवालम है। और इसी तरह के दोस्तों इसमें जो है प्रयोग किया गया है। बोल रहा है मन्नी प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, ठीक है। जो
यहाँ दो भाषाएं हैं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करती है। अब यहाँ पे बोल रहा है शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धर्म परंपराएं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी को देख लीजिए। पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। इसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक। आज तक जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता हैं और जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो मतलब जगन्नाथ ऐसा समझा जाता है कि जगन्नाथ वही हैं जो आजकल के जो विष्णु की पूजा हम लोग करते हैं, जगन्नाथ वही थे और कोई दूसरा देवता नहीं थे। तो वो क्या थे? स्थानीय देवता ही थे। इसलिए जो है वहाँ पे उसको मतलब स्थानीय जनजाति के लोग द्वारा ही बनाया जाता था। अब यहाँ पे एक चित्र दे रहा है दोस्तों, ये नीचे वाला चित्र देखिए। बोल रहा है कि बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ ताम्रपत्र की पांडुलिपियाँ उड़ीसा से जो है मिली है। यहाँ पे तीन चीज़ है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें तीन चीज़ का दिया है बालभद्र का, सुभद्र का और जगन्नाथ का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है 12वीं शताब्दी के गंग वंश का एक अत्यंत प्रतापिक राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ की एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। तो पुरी का मंदिर कब का है? आपको याद रखना है कि ये पुरी में जो है 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये दोस्तों बनवाया गया है एक गंग वंश का जो है राजा रहता है अंतर बर्मन। ठीक है, तो अंतर बर्मन ने ही जो है इसको बनवाया था जगन्नाथ पुरी मंदिर को, जो पुरी में उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक मंदिर बनवाया का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 के में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जो है अर्पित कर दिया था। मतलब कि ये तो बनवाने का निश्चय किया, लेकिन फिर एक राजा आया 1230 ईस्वी में, इसी वंश का था अनंग भीम। तो अनंग भीम तृतीय, तो उसने क्या किया कि इस जगन्नाथ को ही अपना जो है पूरा पुरुषोत्तम जो है राज पुरुषोत्तम जो है अपना अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ के प्रति नियुक्त घोषित कर दिया था। तो याद रखना है इतनी बातें आपको। इस पूरी मंदिर के बारे में दोस्तों हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस भी से इम्पॉर्टेंट है। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा का जीता, जैसे मुगल, मराठा, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में इसका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो मतलब कहते थे कि इस मंदिर पर अगर हमको नियंत्रण हो गया तो इसके आसपास के जो भी मतलब स्थानीय जनता है उन पर जो है हमारा जो है शासन स्वीकार हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे राजपूत और शूरवीरता की परंपरा के बारे में देखते हैं। और ये देखिए जगन्नाथ का पुरी मंदिर इस तरह से दे रहा है, ये देख लीजिए, यही है जगन्नाथपुरी मंदिर। ठीक है, जो उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। उड़ीसा में पुरी एक जगह है, आपको लग रहा होगा पुरी पुरी क्या बोल रहे हैं, पुरी नहीं, पुरी जो जगन्नाथ मंदिर में जो एक जगह है वहाँ पे उड़ीसा में। बोल रहे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उन क्षेत्रों को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। तो राजस्थान को पहले जो अंग्रेज लोग जो आए थे, ब्रिटिश लोग, वो लोग जो है राजपुताना कहा करते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, इसीलिए तो उसको राजपुताना कहा जा रहा है। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य थी, मतलब बहुत कम मात्रा में सत्य थी कि सिर्फ राजपूत नहीं रहते होंगे। ऐसे अनेक ऐसे अनेक ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती बिहार के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। तो ऐसे आज भी कई समूह हैं जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, जो हो या ना हो। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति जो है मतलब प्रदान की है। यह संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों एवं अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी ने आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। तो यहाँ पे एक है कि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे और लोग नहीं थे, यह आंशिक सत्य है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत थे राजस्थान में, जिस राजपुताना कहा जाता था। तो और भी लोग थे, लेकिन
सबका मानना था कि राजपूत जो है राजस्थान का एक विशिष्ट वहाँ पे संस्कृति वो लोग ही प्रदान किए हैं, इस वजह से उसको राजपूताना कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत जो है राजपूत ही जो वहाँ पे शासन करते आए, शासन किए। से पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। पृथ्वीराज कौन था? उधर ही तो शासन करता था पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के शासकों आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़े और अक्सर मृत्यु का वरण लिया मगर पीठ नहीं दिखाया। तो राजपूत का ही ऐसा होता है कि मतलब पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो पीठ नहीं दिखाया। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य और गीतों में भी सुरक्षित है और ये विशेष रूप से प्रशिक्षण चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी उन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थानीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेग का चित्रण भी होता था। क्या स्त्रियों को भी इस कहानियों का स्थान प्राप्त था? तो इस कहानियों में स्त्रियों का तो हाँ प्राप्त था। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्वान थे। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उसकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, मतलब जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उसकी रक्षा के लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियां उल्लेख पाया गया है। और इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मानचित्र दे रहा है जिसमें जो है इस क्षेत्र का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये था राजपूत का जो मंदिर, सॉरी वहाँ का उड़ीसा का मंदिर, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए कौन है? पृथ्वीराज नहीं सॉरी ये है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो बीकानेर के राजकुमार है राज सिंह, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इसका चित्र दिया गया है। और ये अध्याय में जिसकी चर्चा हुआ है जिस राज का, तो उसका यहाँ पे जो है लोकेशन दिया है। तो राजस्थान यहाँ पड़ता है, देखिए यहाँ है राजस्थान, ठीक है। और यहाँ दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो जिसका जिसका जो है यहाँ पे दिया गया है लोकेशन। अब बोल रहा है क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी, ठीक है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो मतलब परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप है, तो नृत्य भी भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार के मिला होगा। आइए नृत्य का एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। उत्तर भारत मतलब समझ रहे हैं ना, उधर जम्मू कश्मीर तरफ। कथक तथा शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं से 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। मतलब कथक पहले एक जाति थे दोस्तों, एक कथा सुना करते थे अपने यहाँ जो मंदिर वगैरह थे उसमें, ठीक है। तो मंदिरों में कथा सुना करते थे और कहाँ के थे? उत्तर भारत के थे, मतलब जम्मू कश्मीर तरफ, उधर उत्तर की तरफ थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? कथा सुना करते। कथक पहले जो है एक प्रकार की जाति थी और एक कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। फिर 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रचार तथा कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में जो है उभरा, वो नृत्य शैली धारण कर लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, मतलब राधा कृष्ण के जो पहले की कहानियाँ पौराणिक कहानियाँ हैं, लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे रासलीला कहा जाता है। तो इस सबको पता है रासलीला के बारे में। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जो यहाँ पे जुड़े होते हैं।
बोल रहा है कि मुगल बादशाह और उसके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गए। आगे चलकर यह दो परंपराएं अर्थात घरानों एवं फला राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब कौन थे? बल्ली दई शाह। तो अवध के अंतिम नवाब थे बली दई शाह। इसके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभर गया था। कौन? कथकली, सॉरी कथकली नहीं, यहाँ पे कथली है, ठीक है। बोल रहा है कि संरक्षण के यह एक प्रमुख कला के रूप में उभर गया था और 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में दो भिन्न क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थानांतरित हो गया। तो आज के जो हम लोग मध्य प्रदेश देख रहे हैं या उड़ीसा है, बिहार है, सॉरी उड़ीसा नहीं, बिहार है, उधर हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, तो उत्तर भारत में तो पड़ता है। तो 1850 से लेकर के 75 तक ये जो शैलियाँ हैं, नृत्य शैली, वो जो है इससे जो है स्थानांतरित हो गया था, पूरी तरह से जो है फैल गया था। अब यहाँ पे देखिए नृत्य की कक्षा है, देखिए, और बोल रहा है कि लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में इस तरह की जो है चित्र दिया गया है, ठीक। तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में मंदिर है, खजुराहो जगह का नाम याद रखिएगा। तो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है, उसमें नृत्य की इस तरह की जो है कक्षा दी गई है और यहाँ पे चित्र को दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं द्रुत पंथ। देखिए बोल रहा है इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पंथ संचालन उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा था। धीरे धीरे इस पर जोर भी दिया जाने लगा। अनेक अन्य संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी तो देश के इसे 6 शास्त्रीय नृत्य को रूप में मान्यता मिली। मतलब कि फिर जब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश प्रशासक, तो इसको नापसंद किए, लेकिन फिर भी यह जीवित बचा रहा था, यहाँ पे से ख़त्म नहीं हुआ था। और चूँकि परंपराएं विकसित हो रही है तो ख़त्म थोड़ी नहीं होगी, स्टॉप हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। तो वहाँ पे इसको नापसंद किया तो स्टॉप तो रहा, इसकी धीमी हो गई गति, लेकिन फिर ये जीवित रहा था। और उसके बाद फिर स्वतंत्रता प्राप्ति, जब स्वतंत्रता मिल गई हमारे देश को, तो उसके बाद ये जो है 6 सांस्कृतिक नृत्य रूपों में जो है मान्यता मिल गई थी इसको, ठीक है। अब सांस्कृतिक नृत्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में दे रहा है कुछ। बोल रहा है कि इस कला को संस्कृतीय माना जाए, तो ये सवाल उठता है कि किसको संस्कृतीय मानेंगे। अब यहाँ पे तो दे दिया कि संस्कृतीय मान लिया गया था इसको, कथक को, और यहाँ पे क्यों संस्कृति उसको माना गया, किसको संस्कृति मानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। बोला इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को संस्कृति कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे संस्कृति इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह संस्कृति इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य में की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई गई है जिसे सांस्कृतिक रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब कि किसको मानेंगे, कोई ऐसा है कि संस्कृति धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा है कि कौशल में आवश्यकता, कौशल की उसमें ज़्यादा आवश्यकता है, तो किस वजह से उसको मानेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे प्रश्न जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, यह भी स्मरणीय है, मतलब याद रखने योग्य कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसको लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, और वे विशिष्टताएं पाई जाती है, तो उन्हें सांस्कृतिक रूप में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। यद्यपि सांस्कृतिक विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होते हैं, तो मतलब फिर भी यह सही नहीं है। बोल रहा है अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम संस्कृति माना जाता है, बोल रहा है कि किसको किसको मानते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, एक तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, फिर केरल का है कथकली, उड़ीसा का है ओडिसी, और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मणिपुर का है मणिपुरी, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ याद रखिएगा। इतना तमिलनाडु का नृत्य क्या है, कितना 4-5 तो यहाँ पे नृत्य दे दिया। ये सब दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से मतलब महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कथक का कुछ नृत्य कला जो है यहाँ पे दिया गया, इस तरह का नृत्य होता था कथक, ठीक है, जो पहले केरल के
केरल में जो है विकसित हुई थी। ठीक है, 1850-75 में जो सभी जगह फैल गई थी, हिमाचल प्रदेश, बिहार तक भी। और तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम, उसके बाद केरल के कथकली, उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मतलब कुचिपुड़ी, उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बोल रहा है कि संरक्षकों के लिए चित्रकला। अब नृत्य हो गया, चित्रकला के बारे में थोड़ा देखते हैं। लघु चित्र की परंपरा, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई और वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र क्या होता है, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े और कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र अथवा लकड़ी के सख्तों पर चित्रित किए जाते थे। तो मतलब पहले आपको पता ही है कि पहले जो है अभिलेख वगैरह भी है, इस तरह से लिखे जाते हैं तालपत्र पर ही। तो ये पेपर का प्रयोग बहुत कम ही होता था, क्योंकि पेपर बहुत महंगा था पहले, फिर धीरे धीरे सस्ता हुआ था। बोल रहा है कि इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो जैन ग्रंथ को जो है इसमें प्रयोग किया गया था, सर्वाधिक सुंदर चित्र था। और बोल रहा है मुगल बादशाह अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, अत्यंत कुशल चित्रकार के संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित किए थे। तो लोग खुद भी चित्रकारी करते थे, ठीक है ना। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनके दरबार में दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन में अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता। तो मतलब खुद से चित्र बना करके वो किसी को भी मतलब उपहार के रूप में, भेंट के रूप में दिया जाता था, ताकि वो खुश हो जाए कि वो अपने हाथों से बना करके दिया है। इस तरह से वहाँ पे उसको प्रयोग, आदान प्रदान किया जाता था। और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उसके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखा जा सकता था। तो सब नहीं देख सकते थे, कुछ जो उसका घनिष्ठ संबंध उससे होता था वो भी इसको देख सकते थे। यहाँ पे दोस्तों एक देखिए, बोल रहा है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल साम्राज्य। तो शिकार करने जाते थे तो फिर यहाँ पे आराम करते थे कुछ देर। तो इसको यहाँ पे देखिए, पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर रहे हैं मुगल सम्राट लोग सब, ठीक है। और बोल रहे हैं मुगल के पतन के साथ इसकी चित्रकारी मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में, दरबारों में चले गए। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो इनके चित्रकार जो है मुगल दरबार में छोड़ गए और फिर क्षेत्रीय राज्य के दरबार में चले आए। परिणाम स्वरूप मुगल के कलात्मक रुचियों ने क्षेत्रीय दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। तो उनको चित्रकारी को देख करके यहाँ भी उसका जो है रंग बन रहा, प्रभाव पड़ा। और बोले लेकिन इसके साथ ही उनकी अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और विकास भी किया। तो विकास भी किया, लेकिन उसका मूल जो पहले का जो है उसका भी संरक्षण रखा मुगल का भी। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़ हो गया, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों का विषय का चर्चा बराबर किया जाता। वहाँ पे चित्रण इसका बराबर किया जाता था, पौराणिक कथा का, काव्य का, इसका चित्रण वहाँ पे बराबर करता मतलब रहता था सब लोग। क्या कहाँ पे, मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी, कोटा, ये सब में। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रबल शैली का विकास हो गया था। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रण का एक महत्वपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, भानुदत्त की रसमंजरी। यह लोकप्रिय पुस्तक था चित्रित के लिए, ठीक है। और शैली कौन सा यहाँ पे विकसित हुआ था, तो शैली का नाम था बसोबली, ठीक है, बसोहली शैली का विकास जो है वहाँ पे हुआ था। बोला है कि 1739 में नादिर शाह का 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे। तो वहाँ पे पलायन करने लगे थे मुगल सम्राट पहाड़ी नगर की ओर। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। उनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो वहाँ पे जाने के बाद कांगड़ा शैली विकसित, तो कितना शैली विकसित हो रहा धीरे धीरे, आप सभी शैलियों को जो है नोट करते जाइए, फिर याद कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है।
ध्यान में आ जाएगा। दोस्तों फिर उसके बाद बोला 18वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी की एक नई जान डाल दी। और फिर उसके बाद नया एक शैली विकसित किया कांगड़ा। तो वहाँ पे ये चित्रकारी में नया जान डाल देता है। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं से जुड़ जाता है। और ठंडी नीली और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का भी प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो कांगड़ा शैली का विशेषता था कि ठंडे नीले रंग का वहाँ पे प्रयोग होता था। उसके बाद हरा रंग का समेत कोमल रंगों का प्रयोग, मतलब कम कम, ज़्यादा गाढ़ा तरह से नहीं, ठीक है। तो फीका कलर का ही प्रयोग होता था। अब वो जो है चित्र में जो है रंग मतलब डाल दिया था, जान डाल दिया था कांगड़ा शैली। ब्रस मान रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। तो ऐसा नहीं था, साधारण व्यक्ति भी जो है वहाँ पे चित्रित करते थे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सम्राट ही करेंगे। तो उनके देखा है इसकी, तो आम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो वो लोग भी जो है, उनको इतना बड़ा बड़ा नहीं मिलता था करने के लिए, हालांकि पैसा लगता होगा ना अभी कुछ भी बड़ा करने के लिए। तो फिर ये अपने अपने बर्तन पर हो गया, अपने अपनी कपड़े पर हो गया, फिर दीवार पर। तो इस तरह से ये सब चीज़ों पर ही ये लोग चित्रकारी किया करते थे। बोल रहे कि कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक जो है रखे जाते थे, जिन्हें वे सदियों तक सुरक्षित रखते थे। तो सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे राजमहल में ही रखा जाता था, और उन्हें सामान लोगों तक बहुत कम ही पहुँचती, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए राधा कृष्ण और उसकी सखियाँ, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। तो यहाँ पे देखिए कांगड़ा लघु चित्र में जो है इस तरह के यहाँ पे चित्र बना गया है, सखियाँ मिलकर के बनाई है, ठीक है। राधा कृष्ण और उनकी सखी है, ठीक। इधर देखिए कृष्ण जी होंगे, इधर कृष्ण है ना, इधर देखिए राधा कृष्ण सखी क्या है दे रहा है सब। अब ऊपर कुछ दिया था, इधर देखिए होली खेलते हुए दिखाया गया है महाराणा राम सिंह को, राजपूत थे, देखिए होली खेल रहे हैं ये सब, ठीक है। हाथी पर होली खेला जा रहा है, देख लीजिए, कोटा का चित्र है वो। अब बंगाल के नजर डालिए, एक नजर बंगाल पर। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा है, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपज हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? मतलब कि आज जो हम लोग कहते हैं कि बंगाली भाषा जो है संस्कृत से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो फिर आज की भाषा जो है संस्कृत से उत्पत्ति हुई है बंगाली। तो फिर जो पहले बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे उसकी उपज जो है संस्कृत से क्यों नहीं थी, संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं थी। तो बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर कैसी भाषा बोलते होंगे? वो भी तो बंगाली ही बोलते थे ना, तो यही भाषा बोलते होंगे, संस्कृत से उपजी हुई ही, ठीक है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध आज का दक्षिण बिहार है के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। मतलब यहाँ पे संबंध दोनों के बीच बढ़ रहा है, वाणिज्यिक संबंध मतलब व्यापार वगैरह का संबंध बंगाल और मध्य बिहार, मतलब दक्षिण बिहार वही मगध से। तो वाणिज्यिक संबंध स्थापित होगा तो उसका कारण क्या होगा, वहाँ पे संस्कृति का तो प्रभाव पड़ेगा ही, एक भाषा का भी प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे के जगह से। तो संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था। तो गुप्त वंश उस टाइम था, तो गुप्त वंश ने क्या किया कि उत्तरी बंगाल पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करके वहां पे ब्राह्मण को बसाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी की भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीन यात्री आया था, कौन? ह्यून सांग। तो ये बताता है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृति का संबंध भाषा का प्रयोग हो रहा था। संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग उस टाइम हो रहा था, किस टाइम? 7वीं शताब्दी में। तो पहले ही दोस्तों बंगाली बोलते थे ना, वो संस्कृत से ही संबंध था, भले ही मतलब जो भी हो। बोल 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय भाषा का उद्भव हुआ। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल का सुल्तान का शासन था, जो दिल्ली के स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश मतलब बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा।
और उस समय प्रशासन का भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो उस समय भी भाषा फारसी थी, तो लेकिन प्रशासनिक भाषा फारसी थी। उस क्षेत्रीय में भी जो है बंगाली का विकास हो रहा था धीरे धीरे। कब? अकबर के टाइम में 1586 में क्या था ना, बंगाल पर को जो है अपने मिलाया था, तो उसके बाद फिर उसको सूबा बना दिया था इस तरह से। तो शुरू से ही देखिए चौथी शताब्दी से बता रहा है, चौथी शताब्दी से बता रहा है, फिर 7वीं शताब्दी तक किस तरह से जो है बांग्ली भाषा का विकास हुआ। फिर वहाँ पे अब आया 16वीं शताब्दी तक बताया। अब आगे बता 18वीं शताब्दी तक बताया ना। तो अब बता रहा है 15वीं शताब्दी तक आते आते भाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा का रूप एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाल का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत भाषाओं का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है बंगाली का धीरे धीरे कैसे विकास होता है आपको बताया गया है। बोल रहा है बंगाली की। और दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों साहित्य में भी काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना है साहित्य के बारे में, भाषा का विकास किस तरह से हुआ और साहित्य का विकास किस तरह से हुआ। तो भाषा का इसके तरह से बंगाली भाषा का विकास धीरे धीरे कैसे होता है, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों को जानकारियाँ मिल रही है। बोल रहा है कि बंगाली की प्राथमिक साहित्य में 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी वो उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य, सब शाब्दिक अर्थों में शुभ मानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। द्वितीय श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र की गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है, और इस तरह से जो यहाँ पे इसको दिखाया गया है। अब बोल रहा है मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में बताया। तो नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। तो ये लोग क्या होते थे, सन्यासी होते थे, यौगिक क्रियाएं करते थे। बोल रहा है कि यह गीत विशेष अक्सर अभिनीत किया जाता था। यह बताया गया है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोविंद चंद्र को अपने अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो गोपीचंद जो था वो मतलब मैनामती की जो है पुत्र था गोपीचंद्र। और ये जो है इसका संकट से मतलब बाधा से बाधा को सुलझाने के लिए इसको जो है मतलब प्रोत्साहित करती है कौन, मैनामती। ठीक है, और अब बोल रहे हैं कि धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव थे। तो धर्म ठाकुर जो थे एक देव थे, लोकप्रिय देव, जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में जो की जाती थी। तो आज भी हम लोग पत्थर की मूर्ति को जो है पूजा करते थे किसी नाम से। बोल रहा है प्रथम श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उसका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय नहीं थी, वहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो पूर्वी बंगाल में जो ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत प्रभाव कम था। और पीर और मंदिर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा है। बोल रहा है 16वीं शताब्दी के लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर अधिक दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। मतलब इसका कहने का मतलब कि पश्चिम बंगाल में जो है उपजाऊ क्षेत्र जो थी कम उपजाऊ थी। तो क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ रहेगी दोस्तों, प्रवास वहीं पे ज़्यादा होगा, वहीं पे आबादी ज़्यादा होगी, क्योंकि कृषि करना है उसको। और पहले के तो क्या थे, लोग कृषि पे ही तो निर्भर थे। तो वहाँ पे जो है दलदल क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगल था और दलदल क्षेत्र था, तो उधर प्रवास ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, ज्यों-ज्यों वे पूर्वी की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करते गए और भूमि पर धान खेती करने लगे थे। मतलब फिर धीरे-धीरे बढ़ेंगे तो दलदली क्षेत्र की तरफ, दक्षिण पूर्वी बंगाल की तरफ, तो क्या करेंगे, वो जंगल को तो काटेंगे ही ना, उधर जंगल थे तो रहेंगे कैसे वहाँ पे, गाँव घर बनाना होगा, खेती करने के लिए भी जंगल को साफ करना होगा। तो धीरे-धीरे जंगल वहाँ पे साफ होते गए। फिर सहना सहना मतलब धीरे धीरे
ज्यों ज्यों का मतलब समझते हैं ना, जैसे जैसे वो पूरब की ओर बढ़ते गए और फिर सेना सेना मतलब धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका है। तो ढाका नगर में ही अपनी राजधानी मुगलों ने भी स्थापित किया था। और बोल रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। तो कर्मचारी लोग क्या करते थे? भूमि प्राप्त कर लिए, अधिकारी जो वहाँ पे नियुक्त होता था कर कर के वहाँ पे मस्जिद बना दिए जाते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण केंद्र में जो है काम करती थी। फिर धार्मिक केंद्र में काम करना शुरू कर देता था। बोल रहा है कि प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। मतलब चाहते थे कि बाहर से जो आकर के बसे थे वो चाहते थे कि कुछ व्यवस्था हमारे लिए यहाँ कर दिया जाए रहने सहने के लिए। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, तो फिर उनको प्रदान किया गया नेताओं के द्वारा। और ये नेता शिक्षकों तथा निर्णायक की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि अ, इ इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, मतलब अलौकिक मतलब नहीं समझे, जैसे जादू टोना वगैरह ऐसा होता है ना, उस टाइप का। तो बोल रहा था ऐसा समझा जाता था कि अलौकिक शक्तियाँ हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर करते थे। तो इनको मतलब बहुत प्यार हो गया था फिर इन नेताओं से, क्योंकि सुख सुविधा इनको इनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो फिर उनको प्यार से लोग जो है पीर कहने लगे थे। अब देखिए यहाँ पे पीर का दे रहा है, पीर कहते किसको, इसका अर्थ क्या होता है? तो पीर दोस्तों एक प्रकार का फारसी शब्द है। तो फारसी शब्द का प्रयोग वहाँ पे क्यों किया गया नेता के लिए? तो उस टाइम पर जो है प्रशासनिक भाषा वहाँ पे फारसी ही थी बंगाल में। बंगाली क्षेत्रीय भाषा तो विकास हो रहा था, लेकिन मुगल साम्राज्य आ गया है ना, तो फारसी भाषा का विकास जो है प्रशासनिक तौर पर वहाँ पे होता है। फारसी भाषा में प्रशासनिक काम में होती है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग होता है, इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्ग, मार्गदर्शक। तो ये लोग क्या थे? पीर की क्या थे? उनके लिए पीर उनको क्यों कहा गया नेता को? उनके लिए अपना मार्गदर्शन समझते थे, ठीक है। इनको टीचर तक समझा जाता था, किनको? नेताओं को। इसीलिए तो वो लोग पीर उनको नाम दे दिए, मतलब हमको हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं ये, ठीक है, जो हमारे हमको रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए उनको पीर नाम दे दिया गया था। इन पीर श्रेणी में संत या सूफों और अन्य धार्मिक महाअनुभवियों, साहसी, उपवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक या योद्धा, विभिन्न हिंदू या बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल थे, ठीक है। तो पीरों की पूजा पत्तियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मंजारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई है। बोल रहा है बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। तो फिर 15वीं शताब्दी के बाद वहाँ पे बंगाल में मंदिर बनाने का दौर बहुत जोर से चला और फिर 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 से 5 में देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अवश्य उन व्यक्तियों और समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो हम लोग पढ़े थे आगे चैप्टर में, बंगाल के साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, जैसे तेली हो गया, कंसाली मतलब घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन के बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए थे। तो यूरोप से जो नए नए कंपनियां आए थे उनको उससे आर्थिक अवसर पैदा हुए थे। इन सामाजिक समूहों ने संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया था। तो जो संबंधित परिवार थे वो इनका लाभ भी उठाए थे, जो नए नए कंपनियां आए थे उनसे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इस स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे वो ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और उसकी प्रतिमा जो है मंदिर में स्थापित कर दी जाने लगी। मतलब पहले देवता लोगों को क्या करते थे, मूर्तियों को, देवी देवता की मूर्तियों को अपनी झोपड़ी में रख के ही, छप्पर वाली झोपड़ी में पूजा जाता था। लेकिन फिर जब ब्राह्मण के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ तो फिर उनकी प्रतिमा को जो है मंदिर में रखा गया, फिर मंदिर में रख करके जो है पूजा करना शुरू हो गया। आइए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिया है, देखिए जीववाद क्या होता है। तो जीववाद दोस्तों ये माना जाता था कि पेड़ पौधा, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवित होता है, तो उसे ही जीववाद कहा जाता था। मतलब आज भी पेड़ पौधा में तो जीव होता ही है ना, तो इस तरह से वहाँ पे इसको भी माना जाता था जीवात्मा। ये चित्र 11 में दिया गया है, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी और एक चौचाला मंदिर। तो यहाँ पे देखिए झोपड़ीदार मंदिर इस तरह से, बहुत लेकिन सुंदर लग रहा है ना। उस तरह से, इस तरह से झोपड़ी होते थे उस टाइम में, ऐसा तो अब नहीं होता है जी। ये बहुत क्यूट लग रहा है देखने में, है ना।
और ये तो देखिए मंदिर इस तरह से बनाया गया है फिर, ठीक है। तो पहले लोग इस तरह से ही झोपड़ी में ही रख करके देवी देवता को पूजा करते थे, फिर जब ब्राह्मण का मान्यता प्राप्त हुआ तो ये वो मंदिर में रख करके जो है पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। अब आगे दोस्तों देखिए, एक गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुरी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक पटिया विष्णुपुर यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी का एक पटिया विष्णुपुर, तो इसका चित्र दिया गया है। और एक क्या है, श्यामपुर का मंदिर है, ठीक है। बोल रहा है इन मंदिर की सकरी आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मतलब दो छतों वाली या चौचाला मतलब चार छतों वाली होती थी। मतलब या तो दो छत होता था या तो फिर चार छत होता था, जिसके कारण मंदिरों के स्थापत्य कला और विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो क्या पता यहाँ पे स्थापत्य कला और विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हो जाता है। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि चार छतों वाली ढांचे में चार कोणीय छतें चार दीवारें पर रखी जाती थी और ऊपर से तिर्यक रेखा और एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। तो मतलब वर्गाकार चबूतरे पर जो है मंदिर का निर्माण होता था। इसके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिर की बाहरी दीवारें चित्रकारी सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांगुर जिले में विष्णुपुर के मंदिर में इसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि मंदिर जो है वर्गाकार चबूतरे पर बना दिया जाता था और उस पर बाहर अंदर से तो कोई मतलब कोई खास नहीं था। अंदर से सिर्फ वहाँ पे मूर्ति रख दिए, ठीक हो सही हो गया, प्रतिमा रखा जाता था और अंदर से उसमें कोई सजावट नहीं थी। लेकिन अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो चित्रकारी हो गया, टाइल्स हो गया, मिट्टी की पट्टी हो गया, तो इन सारे चीज़ों से जो है बाहर से सजाया गया था, ठीक है। और एक बंगाल का जिला है बंकारू जिला, तो वहाँ पे विष्णुपुर का मंदिर है और उसकी सजावट जो है बहुत उत्कृष्ट वहाँ पे पहुँच चुकी थी, ठीक है। और मछली भोजन के रूप में, तो मछली पहले भोजन के रूप में किस तरह से था वो देखना है। बोल रहा है परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल का एक नदीय मैदान है, बंगाल के क्या है, एक प्रकार का नदीय मैदान है। और बस बात सही है, बंगाल एक प्रकार का नदीय मैदान ही है जहाँ मछली और धान की उपज बहुलता से होती है। तो धान भी बहुत अच्छा होता है और मछली भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दिनों वस्तुओं की गरीब बंगालियों का भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान रहा होगा और मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। तो मछली पकड़ना ही वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों से भर कर बाजार में जाते हुए दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ये मछली को देखिए, यहाँ पे मछली को पकड़े हुए है और मछली को पकड़ के जो है मतलब बाजार में भी ले जाता था बेचने के लिए और फिर इसको क्या करता था कि टोकरी में भरते हुए दिखाया गया है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है कि मछली को साफ कर रहा है या फिर उसको टोकरी में भर रहा है या फिर मतलब बाजार में बेचने लेकर के जा रहा है। और ये पता है आजकल की क्या होता है कि मंदिर का में पूजा पाठ कर रहे हो या मंदिर हो तो उसको शुद्ध रहना चाहिए। उसमें मतलब मंदिर को जा रहा है मछली वगैरह का नाम भी ले लिए तो मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम, हम पूजा करने जा रहे हैं, तुम मंदिर मस्जिद और तुम है जो मछली और मुर्गा कर रहे हो। मतलब ऐसे इस तरह से हमारे यहाँ बिखान किया जाता है। लेकिन नहीं, उस टाइम में मंदिर मस्जिद तक में जो है इसका फोटो लगा हुआ था, इसका चित्रकारी किया गया था मछली को मतलब साफ करते हुए, पकड़ते हुए, टोकरी में भरते हुए। तो उससे क्या पता चलता है वहाँ पे मछली की बहुत मतलब भरपाई होगी, ठीक है। वहाँ पे मछली बहुलता से होगी, बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ का मुख्य भोजन भी मछली ही रहा होगा और मछली पकड़ना ही वहाँ का मुख्य जो है धंधा भी था, व्यवसाय था। ब्राह्मणों को सामिच भोजन के रूप में सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली को लोकप्रिय को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों ने के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब ऐसे आमतौर पर उनको इस तरह का भोजन अनुमति नहीं थी करने का, लेकिन फिर वहाँ पे मुख्य भोजन इसको होने के कारण, लोकप्रियता होने के कारण इसमें ढील दे दी थी कि नहीं इसका जो है प्रचलन होगा, मतलब और चीज़ों का नहीं था, ठीक है। तो आज ही के दिन जैसा वहाँ भी था, लेकिन मछली इतनी बहुलता थी कि इनको जो है वहाँ पे नहीं माना गया था, इनको ढील दे दी गई थी, ठीक है। अब कैसे इतनी बहुलता में हो और कोई कैसे वहाँ पे मान सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि वृद्ध धर्म पुराण जो बंगाल के में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ का एक नाम याद रख के देखिए, बृहद धर्म है, बृहद धर्म पुराण। तो स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति इसमें दी गई थी, इस ग्रंथ में, ठीक है।
और घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए एक देखिए विशाल लक्ष्मी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक फलक। यहाँ पे देखिए इस घर के उपयोग के लिए मछली को ये साफ कर रहा है, तैयार कर रहा है। दोस्तों देखते देखते चैप्टर खत्म भी हो गया है ना, तो खैर टाइम भी हो गया है। अक्सर पता है पौन घंटा लग ही जाता है, 40-45 मिनट एक मतलब पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 40-45 मिनट में अगर हो जा रहा है तो एक ही वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, वो मेरे लिए अच्छा होता है और आप लोगों के लिए भी कहते हैं अच्छा हो। एक ही वीडियो में एक चैप्टर पढ़ लीजिए ना, 1 घंटा भी तो वीडियो वीडियो मतलब नहीं रहता है, तो क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। और ऐसे मतलब स्पीड बनी हुई रहती है, फिर एक वीडियो अलग करना, एक वीडियो अलग करना, तो अच्छे ऐसे नहीं स्पीड नहीं बन पाता है, ठीक है। लगता है कि एक इसी चैप्टर में पहले क्या पढ़े थे और फिर उसको मतलब एक बार दोहराना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को तो पीछे वाला वीडियो दोहराएंगे नहीं, आप ऐसे ही चले जाएंगे और क्या पता लिखते भी होंगे या नहीं, क्या कौन जान रहा है। तो नहीं ऐसा लिखा कीजिए, आप किसी और पे थोड़ी ना डांट वगैरह पे आप लोग डिपेंड करेंगे, खुद पे डिपेंड करता है, खुद पे आपके लिए जो सही है वो कीजिए। बोल रहा है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, तो कैसे होता है राष्ट्र राज्यों का उदय, देखिए। बोल रहा है 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग समय को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य का की प्रजा या किसी चर्च जैसी यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग समय को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों ने विद्यालयी पुस्तकालय ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखे जाने लगे और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार के अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मन के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को अधिक और भी बल दे दिया था। तो वहाँ पे ऐसा हो गया था कि मतलब जो भाषा अलग है तो उसका राष्ट्र ही अलग है, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे अब दोस्तों फिर ये सब पता है अन्यत्र में देता है ना, तो थोड़ा तो बहुत आपको धीरे धीरे कर करके विश्व इतिहास का सूचना देता है। ऐसे चैप्टर में विश्व इतिहास का सूचना नहीं देता है और अन्यत्र में जो है विश्व को जोड़ता है, ठीक है ना। तो विश्व के इतिहास की दृष्टि से अथी है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं देता है, इसलिए इसको उतना अच्छा समझ में नहीं आता आप लोगों को, अन्यत्र पढ़ने का मन नहीं करता होगा, है ना। तो नहीं थोड़ा थोड़ा है पढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा कर करके बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ आपको नहीं करवाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है, फिर 1 घंटा हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन करवाने लगे तो फिर आप लोग उपया जाइएगा, 40 मिनट में ही आप लोग थक जाते हैं, पूरा वीडियो तो देखते नहीं होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को अब ख़त्म करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।